तो आज हम फ्रैंकेनस्टाइन की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। जी। हमारे एक लिसनर ने केनेथ ब्राना की 1994 वाली फिल्म भेजी है और साथ में कुछ बहुत दिलचस्प क्रिटिकल एसेज भी हैं। हाँ, जो मैरी शेली के उपन्यास पर लिखे गए हैं। बिल्कुल। और उनका सवाल एकदम सीधा है, 200 साल बाद भी ये कहानी हमें क्यों डराती है? और सबसे बड़ा सवाल कि असली दानव कौन था? वो जिसे बनाया गया था या वो जिसने उसे बनाया? और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना शायद 200 साल पहले था। सही बात है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर स्टोरी की तरह नहीं देखते। वो इसे बनाने वाले की जिम्मेदारी, समाज के डर और अकेलेपन की एक दुखद कहानी के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने वाले से। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। ज्यादातर लोग उसे एक पागल वैज्ञानिक ही मानते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पे तो यही समझा जाता है। लेकिन एक सोर्स जो हमारे पास है वो उसके मनोविज्ञान में और भी गहराई से उतरता है। वो कहता है कि विक्टर का जुनून पागलपन से नहीं बल्कि दुख से पैदा हुआ था। सही कहा। उसकी माँ की मौत वो उसे तोड़ देती है। वो विज्ञान से एक तरह से नफरत करने लगता है क्योंकि वो उसकी माँ को नहीं बचा सका। अच्छा। और यहीं से मतलब उसके मन में एक बहुत खतरनाक ख्याल जन्म लेता है, मौत को हराने का ख्याल। एक ऐसे में इसे ग्रीफ फ्यूल्ड एरोगेंस कहा गया है। दुख से पैदा हुआ अहंकार। जी। उसे लगता है कि अगर विज्ञान किसी को बचा नहीं सकता तो उसे मौत को ही खत्म कर देना चाहिए। और यहीं से वो भगवान की भूमिका निभाने वाली सोच आ जाती है ना? बिल्कुल। फिल्म में भी जिस तरह उसकी लैब दिखाई गई है वो किसी साइंस लैब से ज्यादा एक पुरानी डरावनी जगह लगती है। हाँ बिल्कुल। बिजली कड़क रही है, चारों तरफ अजीब मशीनें हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि कोई काला जादू कर रहा हो। और फिल्म के डायरेक्टर ने ये जानबूझकर किया होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। वो दिखाना चाहते हैं कि विक्टर विज्ञान की सीमाओं को लांघ रहा है। वो जीवन बना नहीं रहा, वो तो मौत से जीवन छीन रहा है। एक और दिलचस्प बात जो सोर्स में बताई गई है वो ये है कि विक्टर अपनी रचना की प्रक्रिया में इतना खो गया था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जिसे बना रहा है वो जिंदा होने के बाद कैसा दिखेगा, कैसा महसूस करेगा। हाँ, वो बस अलग अलग इंसानों के सबसे अच्छे अंग, किसी की सुंदर आंखें, किसी के मजबूत हाथ, बस इकट्ठा करता रहा। लेकिन जब वो रचना जिंदा हुई तो वो किसी सुंदर इंसान जैसी नहीं थी। वो तो एक भयानक जीव जैसी थी। जी। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। विक्टर जिसने उसे बनाया वही अपनी रचना को देखकर डर जाता है। ये बात मुझे हमेशा अजीब लगी है। मतलब सालों की मेहनत और जब सफलता मिली तो वो भाग खड़ा हुआ। यही इस कहानी का सबसे दुखद और जरूरी हिस्सा है। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाले सोर्स के मुताबिक विक्टर ने एक वस्तु बनाई थी, एक प्रोजेक्ट। अच्छा। उसने कभी उसे एक जीवित प्राणी के रूप में सोचा ही नहीं था। जैसे ही उस रचना ने अपनी आंखें खोली और सांस ली, वो प्रोजेक्ट से एक जिम्मेदारी बन गई। और विक्टर उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं था। उसका डर असल में घिन थी। उसे अपनी ही बनाई चीज से घिन आ रही थी क्योंकि वो उसकी उम्मीदों के मुताबिक परफेक्ट नहीं थी। तो मतलब उसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बदसूरत था? ये तो बहुत ही सतही कारण लगता है। सतह पर यही है, लेकिन गहराई में ये बनाने वाले की सबसे बड़ी नाकामी है। उसने जीवन तो बना दिया पर उसे प्यार और देखभाल देना वो भूल गया। उसने अपनी रचना को जन्म के पहले ही पल में अकेला छोड़ दिया और यहीं से दानव के बनने की कहानी शुरू होती है। तो विक्टर की कहानी हमें बनाने वाले का पक्ष दिखाती है, एक ऐसा इंसान जो अपनी महत्वाकांक्षा के बोझ तले दब गया। जी। लेकिन जैसा कि हमारे दूसरे सोर्स में बताया गया है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। बिल्कुल। जिसे फिल्म में खुद फ्रैंकेनस्टाइन ने कैप्टन के सामने रखा। बिल्कुल। और ये फिल्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, मुझे लगता है। पहली बार हम कहानी को उस दानव की नजरों से देखते हैं। हाँ। वो बताता है कि जब उसने आंखें खोलीं तो उसका दिमाग एक बच्चे जैसा था। उसे कुछ नहीं पता था, वो बस अपने बनाने वाले को ढूंढ रहा था। लेकिन विक्टर जा चुका था और समाज का रवैया तो और भी बुरा था। बहुत बुरा। हर कोई उसे देखकर चीखता, पत्थर मारता, उस पे गोलियां चलाता। उसे ये भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे लोग उससे इतनी नफरत करते हैं। वो सालों तक जंगलों में भटकता रहा, बिल्कुल अकेला। यहाँ पर एक सोर्स दी अदर यानी पराया होने के कॉन्सेप्ट की बात करता है। अच्छा। फ्रैंकेनस्टाइन समाज के लिए पराया था क्योंकि वो अलग दिखता था,
लोगों ने मान लिया कि वो बुरा है। उन्होंने उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। सही बात है। और इसी अकेलेपन में उसे एक परिवार मिलता है जहां वो छिपकर रहता है। हाँ, वो छिपकर उन्हें देखता है और इंसानी भावनाओं को सीखता है। प्यार, दुख, खुशी। जी। वो उनकी भाषा सीखता है, पढ़ना सीखता है, चुपके से उनकी मदद भी करता है। ये देखकर तो लगता है कि उसके अंदर बुराई तो थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी, वो तो बस जुड़ना चाहता था। और उस परिवार का अंधा दादाजी वाला हिस्सा, वो तो कमाल का है। एक सोर्स उसे मानवता का लिटमस टेस्ट कहता है। मानवता का लिटमस टेस्ट। हाँ, दादाजी फ्रैंकेनस्टीन को देख नहीं सकते थे, इसलिए वो उसके बाहरी रूप से नहीं डरे। उन्होंने उसकी आवाज सुनी, उसकी बातें सुनी और उसके अंदर की इंसानियत को पहचाना। बिल्कुल। वो एकमात्र इंसान थे जिसने उसे एक जीव की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उसे देख सकते थे उन्होंने उसे दानव समझा, और जो उसे देख नहीं सकता था उसने उसके अंदर के इंसान को पहचान लिया। वाह। और यही दिखाता है कि समाज कैसे भारी रूप रंग के आधार पर फैसले लेता है। दादाजी के साथ रहकर ही फ्रैंकेनस्टाइन को उम्मीद मिलती है कि शायद दुनिया उसे अपना सकते हैं। और फिर वो अपने बनाने वाले विक्टर को ढूंढने निकलता है। जी, लेकिन उसका इरादा बदला लेना नहीं था। नहीं, वो तो सिर्फ एक साथी चाहता था, है ना? वो विक्टर से कहना चाहता था कि मेरे जैसी एक और रचना बना दो ताकि मैं अकेला ना रहूं। वो इस दुनिया से दूर चले जाने को तैयार था, बस उसे अकेलापन नहीं चाहिए था। कितना दुखद है ये। बेहद। उसका गुस्सा और हिंसा वो तो तब शुरू होती है जब उससे वो उम्मीद भी छीन ली जाती है। जब वो लौटकर आता है तो दादाजी पर भेड़िए हमला कर चुके होते हैं और परिवार वाले वो फ्रैंकेनस्टाइन को ही दोषी समझकर उस पर गोलियां चला देते हैं। मतलब उसका इंसानियत पर जो आखिरी भरोसा था वो भी टूट जाता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां टकराव होना मतलब तय है। हाँ, एक बनाने वाला जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, और एक रचना जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है और अब वो गुस्से और दुख से भरी हुई है। हाँ, और एलिजाबेथ की मौत वो इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। सही कहा। फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को उसकी खुशी से जलता हुआ देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन विक्टर की गोली गलती से एलिजाबेथ को लग जाती है। वही एलिजाबेथ जिसने हमेशा फ्रैंकेनस्टीन के लिए सहानुभूति दिखाई थी। जी। अब फ्रैंकेनस्टीन के जीवन में जो दो लोग उसे इंसान समझते थे, दादाजी और एलिजाबेथ, दोनों ही उससे छिन चुके थे। इसके बाद तो बस दोनों के बीच सिर्फ नफरत ही बचती है। बस नफरत। विक्टर बदला लेना चाहता है और फ्रैंकेनस्टीन उसे तड़पाना चाहता है। फिर वो सालों तक चलने वाला पीछा शुरू होता है जो उन्हें अंटार्कटिक की बर्फीली दुनिया तक ले आता है। एक ऐसे में इस चेस को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। एक ही आत्मा के दो हिस्से जो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। ये बिल्कुल सही है। वो एक दूसरे से नफरत से बंधे हुए हैं। हाँ। विक्टर तब तक नहीं जी सकता जब तक फ्रैंकेनस्टीन जिंदा है, और फ्रैंकेनस्टीन का विक्टर के बिना कोई मकसद ही नहीं है। अंत तक आते आते वो एक दूसरे की पहचान बन जाते हैं। और फिर वो आखिरी सीन आता है जहाज पर, जब फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। जी। वो रोते हुए माफी मांगता है। क्या आपको लगता है कि वो माफी काफी थी? बहुत देर नहीं हो गई थी? बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वो माफी बहुत जरूरी थी। उस एक पल में विक्टर ने आखिरकार उसे अपनी रचना नहीं बल्कि अपने बेटे के तौर पर स्वीकार किया। उसने अपनी जिम्मेदारी मानी। सही बात है। फ्रैंकेनस्टीन के लिए ये माफी शायद उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन विक्टर के लिए अपनी आत्मा को शांति देने का यही एक तरीका था। उस माफी ने फ्रैंकेनस्टीन को वो मानवीय गरिमा दी जो उसे कभी नहीं मिली थी। और अंत में फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को माफ कर देता है और जहाज को बर्फ से आजाद करके खुद बर्फीले सन्नाटे में गुम हो जाता है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल। ये सोर्सेज हमें कोई आसान जवाब नहीं देते। वे हमें दिखाते हैं कि दानव वो टांकों और डरावने चेहरे से नहीं बनता। दानव बनता है सहानुभूति की कमी से, जिम्मेदारी से भागने से और उस डर से जो हमें किसी भी अलग दिखने वाली चीज से लगता है। तो हमारे लिसनर के सवाल पर वापस आते हैं, असली दानव कौन था? इन सोर्सेज को खंगालने के बाद शायद बेहतर सवाल यह है, अगर हम कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, एक आइडिया हो, या आज के दौर में एक AI हो, तो वो कौन सा पल होता है जब हमारी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी उसे एक दानव में बदल देती है?